प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक है नई दिल्ली से प्रकाशित, प्रकाशन संस्था इसकी नई दिल्ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों एवं वरिष्ठ जनों के बीच इस पुस्तक को लेकर काफ़ी चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो सांप्रदायिक, जातिवादी, वर्णवादी है। ये वास्तव में है या नहीं है, इस पुस्तक को पढ़ने पर ही पता चलेगा। इसलिए हम लोग इस पुस्तक को आज से अध्ययन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए समय निकालकर धीरे धीरे इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि मैं इस समय डॉक्टर हरदयाल की जो संपादक नागेंद्र की पुस्तक मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि हम लोगों की जो भाषा की समझ जहाँ तक है उस पुस्तक से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसकी लिखावट कुछ ज़्यादा ही बेटर है। यह तो एक संदर्भ ग्रंथ है। ठीक, चलिए समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या हम लोग प्रथम संस्करण का वक्तव्य जो है पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रीसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला था, प्रकाशित किया था, रचा था, लिखा था। काशी की नागरिक परिचारी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया है कि शस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा अज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने जिसमें है मिस्र बंधु श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र प्रमुख हैं, ये अपना बड़ा भारी कवि वृत्तांत मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। प्रथम 2 भाग संग में किए थे और एक भाग 1 वर्ष बाद। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखला इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन वृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की विभिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700 से 800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता था। भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखा कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें
परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समुदाय की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना के भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़ा सा उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचनाओं को लें वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी काल में पांच ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है तो जिस ढंग की रचना की पुस्तकें 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की प्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक वृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा का रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा मतलब बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधित जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये हैं, ठीक। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हा का मूल रूप कहते हैं, खुसरो की पहेलियां आदि
विद्यापति पदावली, विद्यापति की पदावली, विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशल देवराशों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा का ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की वृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। पहला है भगवत गीता, दूसरा है वृद्ध नवकार, तीसरा है वर्तमान, पांचवा है समत्सार, चौथा है पांचवा है पतली, छठा है अनन्य योग, सातवां है जम्बू स्वामी रामा, आठवां है रेवत गिरिरासा, नवा है नेमिनाथ चौपई, 10वां है उपदेश माला मतलब उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 मतलब भगवत गीता को तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। देखिए, तेहि दिन कथा किन मन लाई, हरि के नाम गीत जित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्यवाणी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग करते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को सम्मत 1000 से क्या सम्मत 500 से भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की सम्मत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्रशो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, वर्तमान वृद्ध नवकार से लेकर वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। अनन्य योग की पुस्तकें हैं वर्तमान सम्मतसार, नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जुनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई, फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी मतलब सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह से दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। ऋतिकाल के भीतर ऋतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला।
रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बाद चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों की ये परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ता है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उसमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। बाधक का आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महाअनुभवों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वो अभी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामों उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अगले पुस्तकार संस्करण में
बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमार पाल चरित और सारंगधर कृति हमीर रासो को पता नहीं है, हमीर रासो को पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सरंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थन हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथों से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साहित और पारिश्रमिक संकलनकर्ताओं को धन्यवाद मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला बीए की राय बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर न जाने आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई है, उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैंने अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सका हूँ। काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1996, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये था हिंदी साहित्य के इतिहास का भूमिका। ठीक। पृष्ठ संख्या 11 संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के प्रमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा।
आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि इस संशोधित और परिवर्तित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अक्षय तृतीया, संवत 1997। ठीक, अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने विषय सूची को देखते हुए पृष्ठ संख्या 22 पर आते हैं। 22 पर का 21 पर ही होगा। तो भूमिका को हम लोग अलग कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से अलग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे।